हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टॉपिक नंबर 13 में। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें प्रमुख अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आराम से इस वीडियो को देखिए और जितने भी प्रश्न इसमें कराए जाएंगे उनको याद रखने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, दिसंबर 1885 में, और उस वक्त लॉर्ड डफरिन जो कि कह सकते हैं वायसराय के रूप में थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें, पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि पहला अधिवेशन जो है मूल रूप से पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां फ्लेग फैलने के कारण स्थान बदल करके बंबई कर दिया गया। तो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयोजित किया जाना था कहा जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाद में बदला गया, बंबई किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग इन्होंने नहीं लिया, और इसका कारण यह था कि उस समय कलकत्ता में उनकी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन का दूसरा यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इस वजह से वो इसमें भाग नहीं लिए थे। सेकेंड पॉइंट गलत है। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बिल्कुल करेक्ट है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बैनर्जी, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहला पॉइंट आता है कि जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि जॉर्ज ह्यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, मतलब पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे, करेक्ट। सेकंड आता है कि उन्होंने 1888 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था, जो कि अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये चौथा अधिवेशन था, ठीक है, चौथा अधिवेशन था। थर्ड पॉइंट आता है कि इस अधिवेशन के लिए स्थान प्राप्त करने में राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद ने कांग्रेस की मदद की थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कांग्रेस की मदद नहीं की थी, बल्कि उन्होंने और हैदराबाद के नवाब ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। वास्तव में दरभंगा के राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस की मदद करने के लिए इलाहाबाद में लोथर काउंसिलिंग खरीदी थी, ताकि अधिवेशन के स्थान मिल सके, राइट। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट जो कि गलत हो जाता है, और अगर अब देखा जाए तो से यहाँ पर हमें पहला और दूसरा ही सत्य था, इसलिए असत्य बताना, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, तीसरा गलत है। अगला सवाल आता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। अब एक एक करके अगर हम बात करें कि इनके अधिवेशन की अध्यक्षता कब कब था, तो ध्यान रखना है कि इन्होंने सबसे पहले 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, फिर आता है 1893 का लाहौर अधिवेशन, फिर इसके बाद इन्होंने 1906 का जो कि कलकत्ता अधिवेशन करते हैं, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि 1886 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 1885 में गठन हुआ और पहला अधिवेशन हुआ था, और 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है, जो कि दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है, कलकत्ता में। और जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या अगर पूछा जा सकता है, जिसमें पहला हमने देखा था 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 436 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि इस अधिवेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था। यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसी अधिवेशन के दौरान सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक मजबूती मिली थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। अब आपसे प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से पहली बार किस अधिवेशन में किया गया? तो पहली बार यहाँ पर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो पहला विभाजन हम जानते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, राइट। अगला सवाल है, पहला पॉइंट है कि 1887 का मद्रास अधिवेशन बद्रुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयबजी कर रहे थे, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये पॉइंट भी करेक्ट हुआ। और इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था, ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, राइट। यानी कि इस अधिवेशन के दौरान ही जनता ने कांग्रेस में शामिल होने की अपील करते हुए कांग्रेसी बनों का नारा दिया था और इसी सत्र में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग भी उठाई गई थी। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऊपर में हमने देखा था पहला विभाजन जो कि होता है आपका 1907 में, और यहाँ पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन, तो रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ऊपर में हमने देखा था कि 1896 में पहली बार जो कि राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम उसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। और अब आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो ये था आपका 1911 का, ये भी कलकत्ता अधिवेशन ही है, इसे भी याद रखेंगे। जितने लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में असत्य है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है कि गरम दल और नरम दल के बीच समझौता यहाँ पर हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, पुनः इनका एकीकरण हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ऊपर से सही है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये चीज गलत है। गांधी जी ने अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला पॉइंट जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का ये 21वां अधिवेशन था, 21वां अधिवेशन था जो कि बनारस में 1905 में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, राइट। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया था। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को औपचारिक समर्थन दिया गया था, तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि गोखले को इस अधिवेशन में विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसी अधिवेशन में जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, उनको प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरकार की नीतियों की तार्किक आलोचना के कारण विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। तो ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट होता है। सत्य देखा जाए तो 1 और 2 तीनों यहाँ पर सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। पहली अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो वहां पे फिर अलग हम सरोजनी नायडू जी को टिक करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, इसलिए एनी बेसेंट को टिक करेंगे। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल आता है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अभी जस्ट मैंने आपको वही बताया, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, हमने ऑलरेडी ऊपर में बात किया था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन इसी अधिवेशन में हुआ था, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होता है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला सवाल हमारा आता है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे।
और आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं, मुझे पता ही है। चलो अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नायडू जी को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहला पॉइंट आता है कि 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में किया गया था। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है जो कि कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसी विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि CR दास ने इस विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन दिया था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि इस विशेष अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था, ना कि समर्थन किया था। हालांकि बाद में दिसंबर 1920 के नियमित नागपुर अधिवेशन में उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश किया और आंदोलन का समर्थन किया था। तो फिलहाल यहाँ पर गलत ये होता है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे असत्य कथन, तो केवल 3 असत्य, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1929 का लाहौर अधिवेशन। JLN का यानी जवाहरलाल नेहरू जी का ये पहला अधिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगला सवाल है कि 1920 का नियमित अधिवेशन नागपुर में C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ध्यान देना है, यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ये याद रखिएगा, सितंबर 1920, ठीक है, 1920। नेक्स्ट है कि इसमें कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। यहाँ पर यह पॉइंट भी करेक्ट है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब कांग्रेस का लक्ष्य संवैधानिक तरीकों के बजाय शांतिपूर्ण और उचित तरीकों से स्वराज प्राप्त करना घोषित किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के दैनिक कार्यों को संभालने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का भी गठन किया गया था। तो हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछा जा सके कि बताइए कि कांग्रेस के दैनिक कार्यों को संभालने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये फिर आपका 1920 अधिवेशन, ध्यान रखेंगे, नागपुर अधिवेशन में। सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तीसरा आता है कि रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की पहली बार घोषणा किसने की, मतलब पहली बार घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर यह पॉइंट भी करेक्ट है कि नागपुर अधिवेशन में ही पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट की थी। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है कि मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1931 का कराची अधिवेशन है और इसका अध्यक्ष, चलो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला प्रश्न भी यही है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया और पहली और आखिरी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि पहला पॉइंट 1927 का मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी की अध्यक्षता में किया गया। 1927 का जो अधिवेशन है बिल्कुल सही है कि M.A. अंसारी की अध्यक्षता में की गई थी। सेकेंड है कि इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट होगा कि इसी अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो प्रश्न कई बार पूछा ही जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसके सदस्यों में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट आता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। ये गलत है, क्योंकि मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का एक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश जरूर किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक जो संकल्प है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता JLN कर रहे थे। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सत्य में देखा जाए तो 1 और 2 यहाँ पर सत्य, ऑप्शन ए। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ऑप्शन बी। किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद जीत लिया था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया था किसे? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि त्रिपुरी संकट जो
1939 की जब बात की जाती है, सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि 38 में भी वही अध्यक्ष थे, 39 में भी अध्यक्ष इनको बनाया, मतलब ये बनते हैं, राइट। त्यागपत्र की बात करें तो गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब यहाँ पर अध्यक्ष का चयन होता है। उनके इस्तीफा के बाद उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद ही यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की जाती है। इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट की स्थापना भी की थी, जो कि 1939 की घटना है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला पॉइंट है 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अब पहला पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, हमने ऑलरेडी ऊपर में कई बार इसके बारे में बात किया कि 1919 का लाहौर अधिवेशन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इसमें पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ये भी करेक्ट है। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की यहाँ पर निर्णय लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस अधिवेशन में संकल्प लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हमें सत्य देखना है तो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ स्वतंत्रता के समय, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1946 का ये मेरठ अधिवेशन की बात करें, जेबी कृपलानी को 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। स्वतंत्रता का समय जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब वे ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। उन्हें नवंबर 1947 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष अधिवेशन मतलब शेष अवधि के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल आता है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आजाद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनता है, ऑप्शन बी। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखना है कि 1922 की अगर गया अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो चितरंजन दास यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था कि परिषदों में प्रवेश था। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि कांग्रेस विधान परिषदों के चुनाव में भाग ले, जबकि गांधीवादी गुट इसके खिलाफ थे। स्वराज पार्टी का जो गठन है, हम जानते हैं कि गया अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश का जो प्रस्ताव गिर जाने के बाद चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, बिहार में आयोजित होने वाला ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन माना जाता है। पहला अधिवेशन 1922 में बांकीपुर पटना में हुआ था, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये तो करेक्ट है ही। सेकंड कह रहा है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, वो पहले पारसी अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। तीसरा आता है कि तीसरे अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, यहाँ पर देखिए तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट पॉइंट है कि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता एवो हुम ने किया था, ये नहीं, एवो हुम नहीं, जॉर्ज यूल थे, हमने ऊपर में देखा था 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, एवो हुम कांग्रेस के संस्थापक थे और उन्होंने लंबे समय तक इसके महासचिव के रूप में कार्य किया था, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला सवाल बनता है, पहला पॉइंट 1940 से 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पहला पॉइंट जो कि एक तरह से सत्य है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी चक्र की वजह से 1940 से 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है कि इस दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार अध्यक्ष पद पर बने रहे।
मतलब इसीलिए कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बनने वाले जो कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। चूंकि इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर वो 1946 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट होता है। वह कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बने थे, तो ये भी करेक्ट है। करीब 6 वर्षों तक वो अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। पहला पॉइंट आता है कि 1946 का मेरठ अधिवेशन जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये करेक्ट है। कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। उन्होंने नवंबर 1947 के अध्यक्ष में पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था मतलब बची हुई अवधि के लिए। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना है कि पटाभी सीतारमैया जो है इन्होंने किया था, ऑप्शन बी। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं, ये कथन किसका था? तो कर्जन का था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था किसने कहा था? ये बात कही गई थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा, ऑप्शन बी डफरिन। नेक्स्ट है कि 1889 का बंबई अधिवेशन विलियम बेडनवर्ग की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पर ध्यान देना है कि 1889 का जो कांग्रेस अधिवेशन था जो बंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडन ने किया था, वे एव होम के जीवनी लेखक भी थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला ऐसा अधिवेशन ये माना जाता है जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। कुल 10 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पंडिता रमाबाई और कदम्बिनी गांगुली जैसे प्रमुख महिलाएं इसमें शामिल थीं। सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये पॉइंट भी करेक्ट है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि 21 वर्ष की आयु वाले सभी नागरिकों के लिए मतदान का अधिकार की मांग की गई, यानी तीनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन ए। 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर ध्यान रखेंगे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो यहाँ पे कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं थे। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य तिलक कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। 1919 में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वे उस समय वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने लंदन चले गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। मतलब एक तरह से जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो खादी पहनना अनिवार्य किया गया, राइट आंसर बी, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि 1912 का बांकीपुर अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। बांकीपुर ये आपका पटना, याद रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। एओ होम को इस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के संस्थापक एओ होम की मृत्यु 1912 में ही हुई थी। उन्हें सम्मान देने के लिए इसी बांकीपुर अधिवेशन में औपचारिक रूप से कांग्रेस का पिता कहकर उन्हें घोषित किया गया था। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो वो अधिवेशन था 1927 का मद्रास अधिवेशन, ये ध्यान में रखेंगे। M.A. अंसारी जो कि अध्यक्षता कर रहे थे और ये 42वां अधिवेशन था। पहला पॉइंट है कि नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 और दूसरी 1925 का जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू जी। सेकंड आता है कि उन्होंने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि वे भारतीय मूल की थी, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि वह भारतीय मूल की नहीं थी, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देश प्रिय जतिन मोहन सेनगुप्ता से विवाह किया था और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गई थी। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। असत्य के रूप में 3 को देखेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कदम्बिनी गांगुली। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कहा जा रहा। कदम्बिनी गांगुली कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली, संबोधित करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया था।
उपलब्धि की बात करें, वह न केवल एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि ब्रिटिश भारत की पहली 2 महिला स्नातकों में से एक और दक्षिण एशिया की पहली महिला चिकित्सक भी थी। तो गदामिनी गांगुली बहुत फेमस पर्सन, थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथन 1931 के कराची अधिवेशन के संदर्भ में असत्य बताना। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था, हमने बात किया था ऊपर में। इसमें गांधी अरविंद समझौते का समर्थन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ये गलत है, ये तो आपका 1929 का घटना है। और चौथा कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया, ये पॉइंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी जो कि गलत है। किस अधिवेशन में गांधी को काला झंडा दिखाया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे 1931 का कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और रखा गया, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, ये चीज पूछा जाता है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1931 का कराची अधिवेशन में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे प्रश्न थे, 48 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाएं, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम में बता दिया जाएगा, तो अगर आप वहां जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो और भी अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।